नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन कृषि रसायन विज्ञान के 12वीं क्लास के 5th चैप्टर की बात करेंगे। इसमें अपन आज सेकंड वीडियो इसका पढ़ेंगे। इसका जो टॉपिक है वो है मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन लाने वाले कारक। यानी इससे पहले अपन ने जो वीडियो पढ़ा था, वीडियो जो देखा था, उसमें था कि मृदा अभिक्रिया को पीएच जो है किस प्रकार से प्रभावित करती है। यानी पीएच का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल होता है मृदा की अभिक्रिया के लिए। तो आज अपन पढ़ेंगे मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, मृदा का जो पीएच होता है उसको परिवर्तन लाने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के कारक होते हैं। एक कारक तो होता है अम्लीय कारक, यानी अम्ल उत्पादक कारक होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं भस्म उत्पादक कारक। तो मृदा पीएच में परिवर्तन लाने वाले अगर अपन कारकों की बात करें तो ये कारक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अम्ल उत्पादक कारक, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं भस्म उत्पादक या क्षार उत्पादक कारक। यानी ऐसे कारक जो मृदा को अम्लीयता प्रदान करते हैं, यानी मृदा के पीएच के मान को कम कर देते हैं, उनको हम अम्ल उत्पादक कारक कहते हैं। और ऐसे कारक जो मृदा में क्षारीयता उत्पन्न करते हैं, यानी उसके पीएच मान को बढ़ा देते हैं, भस्म उत्पादक कारक कहलाते हैं। अपन इनको एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। पहले अपन देखते हैं अम्ल उत्पादक कारक क्या होते हैं। अम्ल उत्पादक कारक जो होते हैं बच्चों, वो तीन प्रकार से मृदा अम्ल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तीन प्रकार से वो मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ा देते हैं। देखते हैं अपन कौन कौन से किस प्रकार से बढ़ाते हैं। कि जो पहला जो कारक होता है वो होते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का जब विच्छेदन होता है, यानी अपन ने पहले भी पढ़ा है कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो विच्छेदित होते हैं, उनसे जीवांश पदार्थ बनते हैं। तो जब कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है तो कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी फर्स्ट अगर अपन बात करें पॉइंट की, तो जब कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है विच्छेदन, जब कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है तो इस विच्छेदन से कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, यानी दोनों प्रकार के अम्लीय पदार्थ बनते हैं। एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक अम्ल। तो विच्छेदन प्रक्रिया में होता क्या है कि जो विच्छेदन प्रक्रिया होती है, इस विच्छेदन प्रक्रिया में CO2 गैस उत्पन्न होती है। ये CO2 गैस जो होती है ये जल से अभिक्रिया करके, यानी मृदा में उपस्थित जो जल होता है उससे ये क्रिया करके एक कार्बोनिक अम्ल बना देती है, H2CO3। इसको अपन कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो जो CO2 थी उसने मृदा में उपस्थित जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना दिया। तो ये जो कार्बोनिक अम्ल होता है ये वापस क्या होता है, ये मृदा में वियोजित होकर के H आयनों को वापस से मुक्त करता है। अपन देखते हैं इसका वियोजन किस प्रकार से होता है कि यही जो कार्बोनिक अम्ल है ये H2CO3 जो होता है ये वियोजित हो जाता है वापस HCO3 माइनस और H प्लस। ये जो H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन ही मृदा में अम्लता को बढ़ा देते हैं, और मृदा का जो pH होता है वो pH मान कम हो जाता है। pH मान को ये कम कर देते हैं, क्योंकि जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी मृदा में उतना ही pH मान कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये कार्बोनिक अम्ल वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देता है और मृदा जो होती है वो अम्लीय हो जाती है। इस प्रकार ये pH मान को कम कर देता है। दूसरी अपन बात करते हैं अकार्बनिक अम्लों की। अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं H2SO4, HNO3, ये जो अम्ल होते हैं ये अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ये मृदा में जो बनते हैं वो बनते हैं
उर्वरक एक प्रकार की होती है, उन उर्वरकों का यानी या तो अमोनियम सल्फेट या सल्फेट जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, उनका विच्छेदन सूक्ष्म जीवों द्वारा करने पर H2SO4 और HNO3 नामक दोनों अकार्बनिक अम्ल मृदा में बन जाते हैं। और ये बनने के कारण, क्योंकि इनमें भी हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, दोनों ही हाइड्रोजन आयन जो है वो मृदा में अम्लता बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों की दोनों अम्ल क्या करते हैं, मृदा में अम्लता को बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों। फिर जो तीसरी जो बात है, तीसरी बात ये है कि जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, यानी वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने पर, जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है वहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी क्षारीय पदार्थ होते हैं वो क्षारीय पदार्थ पानी के साथ, जब पानी ज़मीन में अंदर तक जाता है, गहराई में जाता है, तो ये क्षारीय पदार्थ जो होते हैं ये मृदा में गहराई तक चले जाते हैं, गहराई तक चले जाते हैं। और इनके गहराई तक अंदर जाने की जो क्रिया है, वो जो क्रिया होती है उसको अपन कहते हैं लीचिंग। एक वर्ड है लीचिंग, यानी क्षारीय पदार्थों की लीचिंग हो जाती है, जिससे मृदा के ऊपरी जो भाग है उसमें अम्ल पदार्थ बचे रह जाते हैं, जिससे मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये अम्ल उत्पादक कारक कहलाते हैं और ये मृदा में अम्लता को बढ़ा देते हैं, यानी पीएच मान को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार ये पदार्थ जो होते हैं वो मृदा के पीएच में परिवर्तन ला देते हैं। अब अपन बात करते हैं भस्म उत्पादक कारकों की। अब अपन बात करते हैं बच्चों भस्म उत्पादक कारकों की। भस्म उत्पादक कारक भी क्या होते हैं, मृदा में क्षारीयता उत्पन्न करते हैं। यानी पहले अगर अपन बात करें मृदा की, तो मृदा निर्माण का वह प्रक्रम जो मृदा में विनिमय भस्म, जैसे कि कौन कौन से होते हैं विनिमय भस्म, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये विनिमय भस्म कहलाते हैं। तो इन विनिमय भस्म के निर्माण को बढ़ा देते हैं, प्रोत्साहित कर देते हैं और उनके द्वारा मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है। यानी वह प्रक्रम जो मृदा में भस्म विनिमय को बढ़ा देते हैं, यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि को, इनकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो मृदा में क्या होती है, क्षारीयता बढ़ जाती है। इसके अलावा जो अपक्षय की जो क्रिया होती है, उस क्रिया में विनिमय धनायन जो होते हैं वो खनिजों से मुक्त होकर के, यानी जो खनिज होते हैं जिनसे मृदा का निर्माण होता है, उनसे मुक्त होकर के वो मृदा कॉलॉइड में चले जाते हैं और मृदा की क्षारीयता को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से भस्म युक्त पदार्थों जैसे कि चूना पत्थर, अगर हम बात करते हैं चूना पत्थर की, चूना पत्थर मिलाने पर भी क्या होती है, मृदा में धात्विक धनायनों की मात्रा बढ़ जाती है। यानी जब हम मृदा में चूना पत्थर मिला देंगे तो उससे उसमें क्या है, धात्विक धनायनों की मात्रा बढ़ जाती है और वो मृदा के क्षारीयता को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो सिंचाई जल होता है, जो हम सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई जल में जो लवण होते हैं, सिंचाई जल में उपस्थित लवण, इनमें धनायनों की मात्रा अधिक होती है। धनायन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आयन जब पाए जाते हैं तो ये धनायन जो होते हैं वो मृदा में क्षारीयता को बढ़ा देते हैं और ये कॉलॉइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। इसके अलावा शुष्क और अर्धशुष्क जो प्रदेश होते हैं, बात हम कर रहे हैं शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों की, यानी ऐसे प्रदेश जो शुष्क और अर्धशुष्क होते हैं, जहाँ पर वर्षा जो है वो तो बहुत होती है, लेकिन क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीचिंग द्वारा नष्ट नहीं होते। यानी वर्षा जो होती है यहाँ पर बहुत कम होती है, क्योंकि ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं। कम होने के कारण क्षारों की जो लीचिंग होती है, यानी क्षार गहराई में नहीं जा पाते और क्षार ऊपरी सतह पर ही रहते हैं और मृदा में क्षारीयता को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों दोनों जो कारक हैं, अम्ल उत्पादक कारक और क्षार उत्पादक कारक, दोनों ही मृदा के पीएच को प्रभावित करते हैं और उसके पीएच को परिवर्तन कर देते हैं। अब अपन देखते हैं कि मृदा के पीएच को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मृदा पीएच को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं।
अब हम देखते हैं बच्चों मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से मुख्य कारक हैं जो मृदा के पीएच को प्रभावित करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो पहला कारक होता है वो होता है पैतृक पदार्थ, यानी उस मृदा का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है उस आधार पर मृदा की प्रकृति होती है और उसी आधार पर मृदा का पीएच होता है। दूसरा होता है अवक्षेपण। तीसरा जो इसका कारक है जो इसको प्रभावित करता है वो होता है कार्बनिक पदार्थों का विघटन, यानी किस प्रकार से कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं विघटित होते हैं, वो कौन से पदार्थ होते हैं। मूल वनस्पति, यानी जहाँ पर मृदा पाई जाती है उस मृदा में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वो वनस्पति भी मृदा के पीएच को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। फिर होती है फसल की प्रकृति, यानी वहाँ पर उगने वाली जो फसल होती है वो भी मृदा के पीएच को प्रभावित करती है। मृदा की गहराई, यानी मृदा की गहराई कितनी है, जो मृदा गहराई कम और ज़्यादा होती है उस हिसाब से भी पीएच जो होती है उसकी प्रभावित होती है। एक होता है नाइट्रोजन उर्वरक, यानी नाइट्रोजन उर्वरक की कितनी मात्रा उस मृदा में उपस्थित है। जब नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा अधिक होती है तो पीएच का मान अलग होता है और जब कम होती है तो उसका मान परिवर्तित हो जाता है। और एक होती है जलमग्नता, यानी जो मृदा पाई जाती है उस मृदा में जल की मात्रा कितनी है, वो कितना जलमग्न है, उस आधार पर। तो हम इसको एक डायग्राम के रूप में समझते हैं कि जितने भी कारक हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से मृदा के पीएच को प्रभावित करते हैं। तो अपन एक डायग्राम बना के देखते हैं कि पहले अपन एक लिख देते हैं प्रभावित करने वाले कारक। इस कारक को अपन एक डायग्राम से समझते हैं। पहला जो होता है वो होता है पैतृक पदार्थ, यानी पैतृक पदार्थ जो होता है वो क्या करता है, मृदा के पीएच को प्रभावित करता है। दूसरा जो होता है वो होता है अवक्षेपण, यानी अवक्षेपण भी किसी न किसी रूप में इसको प्रभावित करता है। फिर होता है कार्बनिक पदार्थों का विघटन, कार्बनिक पदार्थों का विघटन। फिर अपन बात करते हैं इसका जो चौथा जो कारक होता है वो होता है मूल वनस्पति। मूल जो वनस्पति होती है वो भी पीएच के मान को प्रभावित करती है। फिर होती है फसल की प्रकृति, ये भी इसको प्रभावित करती है। मृदा की गहराई कितनी है, मृदा की गहराई के अनुसार भी मृदा के पीएच की जो होता है मान निर्भर करता है। फिर होता है नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक। और एक जो अंतिम होता है वो होती है जलमग्नता। जलमग्नता भी इसको प्रभावित करती है पीएच मान को। तो अपन इनको एक एक को देखते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं पैतृक पदार्थों की, कि पैतृक पदार्थ जो होते हैं वो किस प्रकार से मृदा के पीएच को प्रभावित करते हैं। यानी पैतृक पदार्थ क्या होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, पहले जो वीडियोस हैं, जो चैप्टर्स हैं उसमें देखा कि पैतृक पदार्थ जो होते हैं वो चट्टानों से बनने वाले वो पदार्थ होते हैं जिनसे मृदा का निर्माण होता है। तो चट्टान किस प्रकार की है, अगर चट्टान अम्लीय प्रकार की है तो उससे बनने वाली जो मृदा होगी वो भी अम्लीय प्रकृति की होगी। अगर चट्टान क्षारीय चट्टान से अगर निर्माण हो रहा है किसी मृदा का तो बनने वाली मृदा भी क्या होगी, क्षारीय होगी। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मृदा किस प्रकार की चट्टान से बनी है, उसे ही हम कहते हैं पैतृक पदार्थ। जैसे कि ग्रेनाइट जो होती है, ग्रेनाइट से बनने वाला जो मृदा होती है उसके पीएच का मान बहुत कम होता है क्योंकि ये एक प्रकार की अम्लीय चट्टान होती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेनाइट, प्रश्न पूछ लिया जाता है बच्चों एग्जाम में कि ग्रेनाइट से बनने वाली मृदा जो होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। क्योंकि अम्लीय प्रकार की चट्टान होती है
ग्रेनाइट। ठीक है बच्चों। सेकंड अपन बात करते हैं अवक्षेपण की। अवक्षेपण क्या होता है? यानी वर्षा के जल द्वारा, जो वर्षा का जल होता है उसके द्वारा क्षारीय तत्व जो होते हैं, कई प्रकार के क्षारीय तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम्स। ये क्या होते हैं? ये तो निक्षालित हो जाते हैं, लेकिन इनके स्थान पर अम्लीय तत्व, यानी कई प्रकार के अम्लीय तत्व होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन्स है, ये एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन्स, मैग्नीज आदि जो तत्व होते हैं ये आ जाते हैं। यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम हट जाते हैं और उनके स्थान पर एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज आदि तत्व जो होते हैं वो आ जाते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे मृदा का पीएच जो होता है वो कम हो जाता है। पीएच मान कम हो जाता है, यानी मृदा जो होती है वो कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। मृदा की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। इसे हम कहते हैं अवक्षेपण की प्रक्रिया। तीसरी अपन बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों के विघटन की। बात अपन कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थों के विघटन की, यानी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो भी मृदा के पीएच को प्रभावित करते हैं। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल CO2 और H2O का निर्माण होता है। यानी कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उससे CO2 और H2O बनती है, जो अपन ने अभी पढ़ा था। ये जो होते हैं, ये कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके, यानी ये इनके जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनसे क्रिया करके क्या करते हैं? बाइकार्बोनेट बना देते हैं। यानी जब ये कार्बोनेट से क्रिया करेंगे, कौन से? जल या CO2, यानी CO2 और जल जो होते हैं ये कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके इनके बाइकार्बोनेट बना देते हैं। बाइकार्बोनेट्स बन जाते हैं। तो बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये आसानी से क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। जल में विलय हो जाते हैं और जल में विलय होने के कारण ये मृदा में अम्लीयता पैदा कर देते हैं और उसके पीएच मान को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार कार्बनिक पदार्थ का जब विघटन होता है तो उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो कार्बोनेट्स होते हैं वो बाइकार्बोनेट में बदल जाते हैं। बाइकार्बोनेट जो होते हैं जल में विलय होते हैं और विलय होकर के अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। फिर अपन बात करते हैं मूल वनस्पति की, यानी किस प्रकार की वेजिटेशंस उस मृदा में पाई जाती है। यानी जंगली जो वनस्पति होती है उसके द्वारा जो मृदा बनती है उसकी अम्लीयता घास से बनने वाली मृदा की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी हम बात करें, एक तरफ तो है जंगली वनस्पति और दूसरी तरफ है घास वनस्पति। तो जंगली जो वनस्पति है इसका पीएच मान जो होगा वो अधिक होगा, जबकि घास से बनने वाली मृदा जो होती है उसका पीएच मान कम होता है। यानी वनस्पति भी मृदा के पीएच को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, शंकुधारी पौधे जो होते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लता पैदा कर देते हैं। यानी शंकुधारी जो पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती हैं वो शंकु के रूप में होती हैं, वो अधिक अम्लता उत्पन्न कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं फसल के प्रकृति की, यानी फसल जो होती है, घास वाली जो फसलें होती हैं उसका मृदा में जो होती है वो पीएच को प्रभावित नहीं करती। यानी घास वाली जो फसलें होती हैं, ऐसी फसलें जो घास उत्पन्न करती हैं वो मृदा के पीएच को प्रभावित नहीं करती, जबकि दलहनी जो होती है, दलहनी फसल जो होती हैं वो उसके पीएच मान को प्रभावित कर देती हैं और वो क्या करती हैं? अम्लता उत्पन्न करती हैं, अम्लता को बढ़ा देती हैं, यानी पीएच मान को कम कर देती है, मृदा के पीएच मान को घटा देती हैं। तो इस प्रकार से फसल जो होती है वो भी किसी न किसी रूप में मृदा पीएच को प्रभावित कर देती है। फिर अपन बात करते हैं मृदा की गहराई की, यानी शुष्क क्षेत्रों के अलावा, ऐसे क्षेत्र जो सूखे होते हैं उनके अलावा मृदा जो होती है वो अम्लीय पाई जाती है। यानी सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तो क्षार ऊपर रह जाते हैं, लीचिंग द्वारा गहराई में नहीं जाते, इसलिए वो क्षारीय होती हैं, लेकिन
शुष्क क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उसमें क्या होती है, ऊपर क्षेत्र में अम्लता अधिक पाई जाती है, लेकिन गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, उसकी अम्लता भी बढ़ती चली जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी पाए जाते हैं जहाँ निचली सतह पर का पीएच मान जो होता है वो पृष्ठ सतह में पाए जाने वाले पीएच मान से अधिक हो जाता है, ऐसा भी पाया जाता है। तो गहराई जो होती है वो भी मृदा के पीएच को कहीं ना कहीं प्रभावित कर देती है। फिर अपन बात करते हैं नाइट्रोजन उर्वरक की, यानी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो होते हैं बच्चों वो भी अम्लता को बढ़ा देते हैं। यानी जब मृदा में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का आप अधिक से अधिक प्रयोग करोगे तो वो मृदा के अम्लता को बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग कम करना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं जलमग्नता का, कि जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच मान जो होता है वो बढ़ जाता है और क्षारीय मृदा जो होती है उनका पीएच मान क्या होता है, कम हो जाता है। यानी दोनों मृदाओं को जलमग्नता अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। यानी जो अम्लीय मृदा है उसका तो क्या करती है, पीएच मान बढ़ा देती है। अगर मृदा अम्लीय है, अम्लीय मृदा की अपन बात करें तो अम्लीय मृदा के लिए तो क्या करती है, ये पीएच मान को बढ़ा देती है, जलमग्नता। जबकि अगर क्षारीय मृदा है तो क्षारीय मृदा जो होती है उसका पीएच मान कम कर देती है, यानी अपोजिट इफेक्ट करती है ये जलमग्नता। तो इस प्रकार बच्चों मृदा को प्रभावित करने वाले अपन ने विभिन्न कारकों को इस चैप्टर में पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा। इससे आगे का जो टॉपिक है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको एजुकेशन से संबंधित चीज़ें देखनी है। तो अगर इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से लर्न करना है तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।